भारतीय संविधान की अनुसूचियों का यानी शेड्यूल्स का एक पूरा खाका खींचा गया है। लेकिन हमारा मकसद यहाँ कोई परीक्षा पास करने के लिए रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए ये अनुसूचियां सिर्फ पन्नों पर छपी सूचियां नहीं हैं। जब हम इन 12 अनुसूचियों को समझते हैं तो हम असल में ये समझते हैं कि ये विशाल देश काम कैसे करता है। मतलब सत्ता का बंटवारा कैसे होता है, नेताओं पर लगाम कैसे कसी जाती है। हाँ, और कैसे हमारा मूल संविधान, जिसमें शुरुआत में सिर्फ 8 अनुसूचियां थीं, वो वक्त की जरूरतों के साथ लड़ते झगड़ते आज 12 अनुसूचियों तक पहुंच गया है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत एकदम बुनियादी चीज से करते हैं। इन नोट्स के पहले पन्ने पर अनुसूची 1 और अनुसूची 4 को एक साथ रखा गया है। जी, क्योंकि जाहिर है किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे पहले एक जमीन चाहिए, एक निश्चित भूभाग, और पहली अनुसूची ठीक यही करती है। मतलब वो भारत के राज्य क्षेत्र को परिभाषित करती है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाएं। एग्जैक्टली। और यहीं से वो तंत्र शुरू होता है जिसे हम राजनीतिक प्रतिनिधित्व कहते हैं। जमीन तय हो गई, अब सवाल है कि उस जमीन पर रहने वाले लोगों की आवाज दिल्ली तक कैसे पहुंचेगी। और इसके लिए हमें सीधा चौथी अनुसूची पर जाना पड़ता है, जो ये तय करती है कि किस राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें मिलेंगी। बिल्कुल। अगर हम इसे एक घर मान लें, तो पहली अनुसूची उस घर की दीवारें तय कर रही है और चौथी अनुसूची ये तय कर रही है कि उस घर के ड्राइंग रूम में यानी राज्यसभा में किस राज्य के लिए कितनी कुर्सियां बिछाई जाएंगी। बहुत अच्छा उदाहरण है ना? लेकिन इन नोट्स में एक बहुत दिलचस्प बात लिखी है। अगर पहली अनुसूची में कोई भी बदलाव होता है तो उसका सीधा असर चौथी अनुसूची पर पड़ेगा ही पड़ेगा। एक तरह से ये एक डोमिनोज इफेक्ट है। और ये बहुत ही तार्किक भी है। देखिए, राज्यसभा में जो सीटें मिलती हैं वो उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय होती हैं। अच्छा, तो जनसंख्या के हिसाब से सीटें बढ़ती हैं। हाँ, मान लीजिए अगर संसद कल को किसी राज्य को 2 हिस्सों में बांट देती है, यानी पहली अनुसूची में बदलाव करती है, तो जाहिर है उस राज्य की जनसंख्या भी 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। ओहो, समझ गया। तो ऐसे में पुरानी राज्यसभा सीटों का गणित भी बदलना पड़ेगा और इसीलिए चौथी अनुसूची को अनिवार्य रूप से संशोधित करना पड़ता है। ये पूरा एक चेन रिएक्शन है। राइट। तो ये हुई जमीन और कुर्सियों की बात। लेकिन जो लोग इन कुर्सियों पर बैठेंगे और जो अधिकारी इस पूरे देश की व्यवस्था को चलाएंगे, उनका क्या? उसके लिए दूसरी और तीसरी अनुसूची है। हाँ, यहाँ नोट्स में दूसरी और तीसरी अनुसूची का जिक्र है, जो वेतन और शपथ से जुड़ी हैं। पर दूसरी अनुसूची में एक शब्द बार बार आ रहा है, संचित निधि यानी कॉन्सोलिडेटेड फंड। जी। ये लिखा है कि राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज या कैग का जो वेतन है वो इस संचित निधि पर भारित होता है। मतलब सामान्य सरकारी खजाने के बजाय ये विशिष्ट शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया है? देखिए, यही वो जगह है जहां संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता नजर आती है। संचित निधि पर भारत यानी चार्ज होने का मतलब ये है कि इन संवैधानिक पदों के वेतन पर संसद में मतदान नहीं हो सकता। मतलब वोटिंग नहीं हो सकती है? बिल्कुल नहीं। संसद इन पर चर्चा तो कर सकती है, लेकिन वोटिंग करके इन्हें रोक या कम नहीं कर सकती। वाह! तो इसका मतलब है कि सरकार किसी जज या चुनाव आयुक्त को ये धमकी नहीं दे सकती कि अगर तुमने हमारे पक्ष में फैसला नहीं दिया तो हम संसद में वोटिंग करवाकर तुम्हारी सैलरी रोक देंगे। एग्जैक्टली। ये वित्तीय स्वतंत्रता का मैकेनिज्म है, ताकि ये अधिकारी बिना किसी राजनीतिक दबाव या डर के अपना काम कर सकें। ये तो बहुत ही पावरफुल है। और इसी आजादी को सुनिश्चित करने के लिए नोट्स में एक बहुत ही अजीब सी स्थिति को हाईलाइट किया गया है, जहां लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। हाँ, मैंने भी वो देखा। नोट्स में हाईकोर्ट के जजों के मामले में लाल पेन से एक बड़ा सा घेरा बनाया गया है। इसमें लिखा है कि हाईकोर्ट के जज का वेतन तो राज्य सरकार देती है, लेकिन रिटायर होने के बाद उनकी पेंशन केंद्र सरकार देती है। सुनने में अजीब लगता है ना? हाँ, पहली नजर में तो मुझे लगा ये कोई टाइपिंग मिस्टेक है। नहीं, ये कोई गलती नहीं, बल्कि एक बहुत ही बारीकी से बुना गया सुरक्षा चक्र है। देखिए, हाईकोर्ट का जज उस राज्य में काम कर रहा है, राज्य के मुकदमों की सुनवाई कर रहा है, इसलिए उसका वेतन राज्य सरकार देती है। ठीक है, लॉजिकल है। लेकिन जब वो रिटायर होता है तो पेंशन केंद्र सरकार देती है, ताकि राज्य सरकार उसके रिटायरमेंट के पैसों को हथियार बनाकर जज पर कोई दबाव न बना सके। ओहो, क्या बात है। हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि जज अपनी पूरी सर्विस के दौरान राज्य सरकार के प्रति नहीं, बल्कि सिर्फ संविधान के प्रति जवाब दे रहे। ये सच में बहुत गहरा है कि कैसे पैसों के फ्लो को कंट्रोल करके
न्यायपालिका की निष्पक्षता बचाई गई है। बिल्कुल। अच्छा, निष्ठा की बात चली है तो तीसरी अनुसूची पर आते हैं, जिसमें इन सभी मंत्रियों, जजों और उम्मीदवारों की शपथ का प्रारूप दिया गया है। लेकिन इन नोट्स में एक और बहुत बड़ा सरप्राइज है। वो राष्ट्रपति की शपथ वाला। हाँ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ इस तीसरी अनुसूची से पूरी तरह गायब है। मतलब ऐसा क्यों? क्या उन्हें शपथ नहीं लेनी होती? अरे नहीं, उन्हें शपथ लेनी होती है और वो शपथ सबसे महत्वपूर्ण होती है। लेकिन वो तीसरी अनुसूची में नहीं है, बल्कि उनके लिए बनाए गए विशेष अनुच्छेदों में ही दर्ज है। अच्छा, आर्टिकल्स में है, पर अनुसूची में क्यों नहीं? इसका एक बहुत बड़ा वैचारिक कारण है। तीसरी अनुसूची में जो मंत्री या जज शपथ लेते हैं, वे आमतौर पर अपने कर्तव्यों के निर्वहन या गोपनीयता की शपथ लेते हैं। हाँ, डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज। राइट। लेकिन राष्ट्रपति या राज्यपाल की शपथ अलग होती है। वे संविधान के संरक्षण, रक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं। प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जैक्टली। उनका पद इतना अहम है कि उनकी शपथ को बाकी सामान्य पदों की सूची के साथ नहीं मिलाया गया। ये तो बहुत ही शानदार डिस्टिंक्शन है। तो चलिए, जमीन तय हो गई, वेतन और शपथ का काम भी पूरा हो गया। अब आता है देश को असल में चलाने का मुद्दा। और यहीं पर हमारा सामना भारत की उस विशाल विविधता से होता है जो शायद दुनिया के किसी और देश में नहीं है। हाँ, इन नोट्स में 5वीं और 6ठी अनुसूची को एक साथ रखा गया है, जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। देखिए, भारत का प्रशासन एक ही फॉर्मूले से पूरे देश में नहीं चलाया जा सकता। जिन इलाकों में जनजातीय या आदिवासी आबादी ज्यादा है, उनकी अपनी एक अलग संस्कृति, जमीन से जुड़ाव और पारंपरिक कानून होते हैं। बिल्कुल। अगर दिल्ली में बैठे लोग उन पर सामान्य शहरी कानून थोप देंगे तो उनका पूरा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए संविधान ने 5वीं अनुसूची बनाई, जिसमें भारत के 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के लिए प्रशासन के अलग नियम बनाए गए हैं। हाँ, ताकि उनकी जीवन शैली बची रहे। लेकिन इन नोट्स के किनारे पर किसी ने एक अजीब सा शब्द लिखा है, AMTM। AMTM ये क्या है? कोई सरकारी एजेंसी या योजना है क्या? नहीं नहीं, ये दरअसल एक बहुत ही शानदार मेमोरी ट्रिक है जो 6ठी अनुसूची को याद रखने के लिए बनाई गई है। अच्छा, ट्रिक है। हाँ, 5वीं अनुसूची में तो 10 राज्य हैं, लेकिन 6ठी अनुसूची में केवल 4 विशेष राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को रखा गया है, जिन्हें और भी ज्यादा स्वायत्तता दी गई है। ऑटोनॉमी। जी, ये 4 राज्य पूर्वोत्तर भारत के हैं और AMTM का मतलब है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ओहो, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये तो सच में याद रखने का बहुत बढ़िया तरीका है। लेकिन इन 4 राज्यों को अलग से 6ठी अनुसूची में क्यों रखा गया? क्योंकि इन राज्यों के कुछ इलाकों में आदिवासी आबादी का घनत्व बहुत ज्यादा है और उनका मुख्य धारा के समाज से संपर्क बाकी भारत के मुकाबले ऐतिहासिक रूप से कम रहा था। अच्छा। इसलिए उन्हें 6ठी अनुसूची के तहत अपने खुद के स्वायत्त जिला परिषद बनाने का अधिकार दिया गया, जो एक तरह से छोटे स्तर की अपनी सरकारें होती हैं। शक्तियों को जमीन तक पहुंचाने का ये एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन शक्तियों के बंटवारे की बात आती है तो सबसे बड़ा टकराव तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच होता है। इसे कैसे सुलझाया गया है? इसके लिए हमें 7वीं अनुसूची की ओर देखना होगा, जो भारतीय संघवाद यानी फेडरलिज्म की रीढ़ है। इसने शक्तियों को 3 स्पष्ट सूचियों में बांट दिया है। हाँ, यहाँ नोट्स में तीनों सूचियों का जिक्र है। पहली है संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट, जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे रक्षा, विदेश मामले या रेलवे। बिल्कुल। दूसरी है राज्य सूची, जिस पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, जैसे पुलिस या कृषि। और तीसरी है समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। सही कहा। लेकिन इन सूचियों के विषयों की जो संख्या दी गई है वो बहुत कुछ कह रही है। शुरुआत में संघ सूची में 97 विषय थे जो अब बढ़ गए हैं, और राज्य सूची में 66 विषय थे जो अब घट गए हैं। हाँ, और ये कोई संयोग नहीं है। ये दिखाता है कि जैसे जैसे समय बीता, भारतीय प्रशासन का झुकाव एक सशक्त और मजबूत केंद्र की ओर होता गया। मतलब सेंटर ज्यादा पावरफुल होता गया। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1976 का 42वां संविधान संशोधन था, जिसे अक्सर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। हाँ, इमरजेंसी के टाइम पे। राइट। उस दौर में राज्य सूची से 5 बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों को निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। अरे हाँ, नोट्स में यहाँ भी एक अजीब सी ट्रिक लिखी हुई है,
FEWJWF मुझे लगता है अब मुझे समझ आ रहा है कि ये क्या है। ये वही 5 विषय होंगे। एकदम सही पकड़े आप। F से फॉरेस्ट यानी वन, E से एजुकेशन शिक्षा, W से वेट्स यानी नापतौल, J से जस्टिस न्यायिक प्रशासन और W से वाइल्ड लाइफ वन्य जीव। वाओ, फॉरेस्ट, एजुकेशन, वेट्स, जस्टिस और वाइल्ड लाइफ। हाँ, पहले इन 5 पर सिर्फ राज्य सरकारें फैसले लेती थीं, लेकिन 1976 के बाद केंद्र ने भी इन पर कानून बनाने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। ये तो सत्ता के केंद्रीकरण का एक बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल था। लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, जब संविधान लिखा गया था तब इंटरनेट, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें तो थी नहीं। सही बात है। अगर आज अचानक कोई ऐसा बिल्कुल नया मुद्दा आ जाए जो इन तीनों सूचियों में से किसी में भी ना लिखा हो, तो उस पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होगी? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और संविधान निर्माताओं को पता था कि भविष्य में ऐसी स्थितियां आ सकती हैं। तो उन्होंने क्या किया? इसलिए उन्होंने अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां यानी रेजिड्यूअरी पावर्स का प्रावधान किया। अच्छा, इसके अनुसार जो भी विषय इन तीनों सूचियों में नहीं है, उन पर कानून बनाने की एकमात्र शक्ति सीधे तौर पर संसद यानी केंद्र के पास चली जाती है। यानी सत्ता के तराजू में पड़ला अंततः केंद्र का ही भारी है हमेशा। चलिए अब प्रशासन और कानूनों के बंटवारे से आगे बढ़ते हैं। एक देश सिर्फ फाइलों और कानूनों से तो नहीं चलता, वो चलता है लोगों की पहचान और उनकी संस्कृति से। और भारत में पहचान का सबसे बड़ा माध्यम है भाषा। और यही हमें 8वीं अनुसूची की ओर ले जाता है, जो पूरी तरह से संविधान की भाषाओं को समर्पित है। यह अनुसूची दिखाती है कि हमारा लोकतंत्र कितना लचीला है। लचीला कैसे? देखिए, जब संविधान लागू हुआ था, तब इस अनुसूची में केवल 14 भाषाओं को आधिकारिक मान्यता दी गई थी, लेकिन आज इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। हाँ, और ये 8 नई भाषाएं समय समय पर संशोधनों के जरिए जुड़ी। नोट्स में इसके लिए भी ट्रिक्स दी गई हैं। हाँ, वो नमक वाली ट्रिक। एग्जैक्टली। 1992 में 71वें संशोधन के जरिए 3 भाषाएं जुड़ी, जिसके आगे लिखा है नमक, यानी न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। बहुत ही स्मार्ट ट्रिक है। और फिर 2003 में 92वें संशोधन के आगे लिखा है BDMS, मतलब बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। देखिए, भाषाओं को इस अनुसूची में जोड़ना कोई छोटी बात नहीं है। जब किसी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है, तो उस भाषा के साहित्य को प्रोत्साहन मिलता है। राइट। और सबसे बड़ी बात, उम्मीदवार उस भाषा में अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाएं दे सकते हैं। ये करोड़ों लोगों को सिस्टम का हिस्सा बनाने का एक तरीका है। ये तो बहुत ही सकारात्मक पहलू है। लेकिन अब हम जिस अनुसूची की तरफ बढ़ रहे हैं, वो शायद भारतीय इतिहास की सबसे विवादित अनुसूची है, 9वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल। हाँ, सबसे दिलचस्प हिस्सा। नोट्स के मुताबिक मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थीं। ये 9वीं अनुसूची आजादी के तुरंत बाद 1951 में पहले संविधान संशोधन के जरिए लाई गई। जी। तो शुरुआत में हमने जिस ब्लैक बॉक्स या लोहे की ढाल की बात की थी, वो यही है ना? जी हाँ, बिल्कुल यही। इसे समझने के लिए हमें 1950 के दशक के भारत को समझना होगा। उस वक्त हालात कैसे थे? देश आजाद हो चुका था। एक तरफ मुट्ठी भर जमींदार थे जिनके पास हजारों एकड़ जमीन थी, और दूसरी तरफ करोड़ों किसान थे जिनके पास कुछ नहीं था। तो जाहिर है सरकार को जमींदारी प्रथा खत्म करनी थी। बिल्कुल, और भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म्स लागू करने थे। तो इसमें समस्या क्या थी? सरकार कानून बना के जमीन बांट देती, सिंपल। समस्या ये थी कि उस वक्त संपत्ति का अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी एक मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट। हो राइट। जैसे ही सरकार किसी जमींदार की जमीन लेने की कोशिश करती, वो तुरंत अदालत पहुंच जाता और अदालत सरकार के कानून पर रोक लगा देती। मतलब सरकार के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया था। विकास और समानता के लक्ष्य सीधे मौलिक अधिकारों से टकरा रहे थे। एग्जैक्टली। और इसी संकट से निपटने के लिए तत्कालीन सरकार ने ये 9वीं अनुसूची बनाई। नोट्स बताते हैं कि इसके लिए अनुच्छेद 31B लाया गया। अच्छा, कि 31B क्या करता था? इसके तहत ये नियम बना दिया गया कि अगर सरकार किसी भी कानून को इस 9वीं अनुसूची के बक्से में डाल देती है, तो उसे इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। मतलब न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू से पूरी तरह बचाओ। पूरी तरह। शुरुआत में इसमें सिर्फ 13 कानून डाले गए थे जो मुख्य रूप से जमीन से जुड़े थे।
तब तो ठीक था, इंटेंशन सही था। हाँ, लेकिन सत्ता का स्वभाव है कि वो अपनी सहूलियत के रास्ते खोज ही लेती है। धीरे धीरे सरकारों ने जमीन से अलग मामलों के कानून भी इस सेफ हाउस में डालने शुरू कर दिए। तो आज कितने कानून है इसमें? आज की तारीख में इसमें 284 कानून शामिल हैं। 284? वाह। हाँ, ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत खतरनाक स्थिति थी, जहां सरकार ऐसा कोई भी कानून बना सकती थी जिस पर अदालत कुछ बोल ही ना सके। तो फिर इस ढाल को तोड़ा कैसे गया? क्योंकि अगर ये आज भी वैसा ही है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का मतलब ही क्या रह गया? यहीं पर भारतीय न्यायपालिका ने अपना सबसे ऐतिहासिक मास्टर स्ट्रोक खेला। 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती वाद में अपना फैसला सुनाया। केशवानंद भारती, ये तो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा केस है। राइट। बिल्कुल। इस केस में 13 जजों की बेंच ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो संविधान के बुनियादी ढांचे को नष्ट या बदल नहीं सकती। बुनियादी ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर। जी। मतलब कुछ ऐसे मूल सिद्धांत जिन्हें कोई भी सरकार नहीं छू सकती, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता या न्यायपालिका की स्वतंत्रता। एकदम सही। और इसी बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए सालों बाद 2007 में आईआर कोएलो वाद में सुप्रीम कोर्ट ने 9वीं अनुसूची की उस अभेद ढाल को तोड़ दिया। अच्छा, 2007 में जाके? हाँ, कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 यानी केशवानंद केस की तारीख के बाद अगर कोई भी कानून 9वीं अनुसूची में डाला गया है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। क्या बात है! यानी कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि संविधान में कोई भी ऐसा ब्लैक बॉक्स नहीं हो सकता जहां न्यायालय की रोशनी न पहुंच सके। बिल्कुल। न्यायपालिका और विधायिका के बीच चेक एंड बैलेंस का ये क्या शानदार उदाहरण है। और देखिए, ये शक्ति संतुलन सिर्फ कोर्ट और संसद के बीच नहीं था, बल्कि खुद राजनीतिक दलों के अंदर भी एक संतुलन की जरूरत थी, जो 1980 के दशक तक आते आते पूरी तरह बिगड़ चुका था। आप बात कर रहे हैं आयाराम ग्याराम की राजनीति की। हाँ। नोट्स में हमारा अगला पड़ाव भी यही है, 10वीं अनुसूची, 10th शेड्यूल, जिसे 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसे दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है। उस दौर में नेता सुबह किसी पार्टी में होते थे, दोपहर को मंत्री पद के लालच में दूसरी पार्टी में और शाम को वापस पहली पार्टी में। बाप रे! इस राजनीतिक ड्रामे और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये कानून लाया गया। ये नियम बनाया गया कि अगर कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर वोट करता है या पार्टी छोड़ता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। लेकिन रुकिए, यहाँ इन नोट्स में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। नोट्स में एक सवाल है कि क्या दल बदल करने वाले दोषी व्यक्ति पर आगे चुनाव लड़ने पर रोक है? और इसके आगे एक बड़ा सा लाल क्रॉस मार्क बना है। इसका मतलब है कि चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं है। ये कैसा कानून हुआ? वही तो। मतलब अगर कोई नेता दल बदल करता है, उसकी सदस्यता चली जाती है, लेकिन वो अगले ही दिन जाकर उपचुनाव लड़ सकता है। ये इस कानून की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। कानून का मकसद सिर्फ उस विशेष कार्यकाल के लिए उसे पद से हटाना था, न कि उसके राजनीतिक करियर को हमेशा के लिए खत्म करना। लेकिन ये तो बहुत बड़ा लूप होल है। बिल्कुल है। और इसी लूप होल ने हाल के वर्षों में कई राज्य सरकारों को गिराने में भूमिका निभाई है। हाँ, और नोट्स में एक और बहुत बड़ी छूट का जिक्र है। एग्जेम्पशन, विलय वाली बात। हाँ। अगर किसी पार्टी का 2/3 हिस्सा टूटकर किसी दूसरी पार्टी में मिल जाए तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता। इसे विलय या मर्जर माना जाता है। जी। यानी अगर 1 या 2 विधायक पार्टी बदले तो वो अपराध है, लेकिन अगर थोक के भाव में 2/3 विधायक एक साथ बिक जाएं या पार्टी बदल लें तो वो पूरी तरह से लीगल है। क्या ये थोक में होने वाले दल बदल को बढ़ावा नहीं देता? ये एक बहुत ही गंभीर आलोचना है इस कानून की। और एक और बहुत बड़ी खामी यह है कि दल बदल हुआ है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लेने की शक्ति सदन के अध्यक्ष यानी स्पीकर या सभापति के पास होती है। लेकिन अध्यक्ष तो खुद सत्ताधारी पार्टी का ही हिस्सा होता है। क्या वो निष्पक्ष रूप से फैसला ले पाएगा? यही सबसे बड़ा विवाद रहा है। और सबसे बड़ी बात, कानून में अध्यक्ष के लिए कोई समय सीमा, टाइम लिमिट निर्धारित नहीं है। मतलब वो चाहे तो फैसला लटका सकता है। बिल्कुल। अगर विपक्ष का कोई विधायक टूटकर सत्ता पक्ष में आ जाए तो अध्यक्ष उस पर फैसला लेने में सालों लगा सकता है, और तब तक वो विधायक मंत्री बनकर आराम से सत्ता का सुख भोग सकता है। तो क्या इस तानाशाही पर रोक लगाने का कोई तरीका नहीं था? फिर से अदालत को बीच में आना पड़ा। अच्छा। हाँ, नोट्स में किहोतो होलोहान वाद 1992 का जिक्र है।
इस लैंडमार्क केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अध्यक्ष का निर्णय अंतिम नहीं है। तो फिर क्या है? अध्यक्ष एक ट्रिब्यूनल की तरह काम कर रहा है, इसलिए उसके फैसले की भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। मतलब हर बार जब राजनेताओं ने अपने लिए कोई एस्केप रूट बनाना चाहा, न्यायपालिका ने उस पर ताला लगा दिया। ऐसा ही हुआ है। अब हम इस ऐतिहासिक सफर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, 11वीं और 12वीं अनुसूची। 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के जरिए इन्हें जोड़ा गया। ये दोनों अनुसूचियां भारतीय लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का सबसे बड़ा प्रयास थीं। इसे स्थानीय स्वशासन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का संवैधानिक दर्जा मिलना कहते हैं। लेकिन इसकी जरूरत क्या थी? मतलब देश तो संसद और विधानसभाओं से चल ही रहा था। समस्या ये थी कि सत्ता सिर्फ दिल्ली के एसी कमरों और राज्यों की राजधानियों तक सिमट कर रह गई थी। अच्छा, एक गांव की सड़क कहाँ बनेगी या कस्बे की नालियों की सफाई कैसे होगी, ये फैसला राज्य की राजधानी में बैठे अधिकारी लेते थे, जिन्हें जमीनी हकीकत का कुछ पता नहीं होता था। सही बात है। इसलिए 11वीं अनुसूची के जरिए पंचायती राज संस्थाओं को और 12वीं अनुसूची के जरिए नगर पालिकाओं को शक्ति दी गई। नोट्स में लिखा है कि पंचायतों को कुल 29 कार्य विषय दिए गए हैं और नगर पालिकाओं को 18 कार्य विषय। ये विषय असल में है क्या? ये हमारे और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े मुद्दे हैं, जैसे गांव में पीने का पानी, कृषि, ग्रामीण सड़कें या शहरों में स्ट्रीट लाइट, फायर ब्रिगेड और कचरा प्रबंधन। मतलब बेसिक चीजें। हाँ, इन अनुसूचियों ने सुनिश्चित किया कि आम नागरिक अपने मोहल्ले के विकास के फैसले खुद लें, अपने पार्षद या सरपंच के माध्यम से। इसने लोकतंत्र को सही मायनों में लोगों का शासन बनाया। क्या शानदार सफर रहा है ये। सिर्फ 12 अनुसूचियों के जरिए हमने पूरे भारत के राजनीतिक इतिहास को जी लिया। बिल्कुल। चलिए एक बार पूरे परिदृश्य को समेटते हैं। हमने पहली और चौथी अनुसूची में देखा कि जमीन और प्रतिनिधित्व कैसे तय होता है जी। दूसरी और तीसरी में वेतन की वित्तीय आजादी और संवैधानिक शपथ का महत्व समझा। पांचवी और छठी अनुसूची ने हमें बताया कि कैसे ये देश अपनी विविधताओं और जनजातीय संस्कृतियों को सुरक्षित रखता है, एएमटी ट्रिक के साथ। हाँ, और सातवीं ने शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया और आठवीं ने 22 भाषाओं को गले लगाया। फिर आई 9वीं अनुसूची, जिसने जमींदारी तोड़ी लेकिन एक ब्लैक बॉक्स पैदा किया, जिसे अंततः सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद केस के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत से तोड़ा। राइट। 10वीं अनुसूची ने आयाराम गयाराम राजनीति पर लगाम लगाने की कोशिश की, हालांकि इसमें थोक दल बदल की कमियां आज भी हैं। और अंत में 11वीं और 12वीं अनुसूची ने सत्ता को राजधानियों से निकालकर सीधे गांवों और शहरों के मोहल्लों तक पहुंचा दिया। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि संविधान कोई जड़ या रुकी हुई चीज नहीं है। ये एक जीवंत दस्तावेज है जो समाज की जरूरतों, नेताओं की महत्वाकांक्षाओं और न्यायपालिका के संरक्षण के बीच लगातार अपना संतुलन खोज रहा है। बिल्कुल। और इसी संतुलन को लेकर आज की चर्चा का समापन एक गहरे सवाल के साथ करते हैं। बताइए। आज के इस विश्लेषण में हमने बार बार देखा कि जब भी संसद ने यानी लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों ने अपने लिए असीमित शक्तियां बनानी चाहिए, चाहे 9वीं अनुसूची का बक्सा हो या 10वीं में स्पीकर का एकाधिकार, तो न्यायपालिका ने बुनियादी ढांचा का सिद्धांत लाकर उन पर रोक लगाई। राइट। तो हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यह है कि एक सच्चे लोकतंत्र में असली सुप्रीम शक्ति किसके पास होनी चाहिए? उन जनप्रतिनिधियों के पास जो लोगों द्वारा सीधे चुने गए हैं, जो जनता की आवाज हैं और जो संविधान में संशोधन करने की ताकत रखते हैं, या फिर उन जजों के पास जो चुने हुए तो नहीं है लेकिन जो इस बात की गारंटी देते हैं कि सत्ता के नशे में कोई भी सरकार संविधान के बुनियादी ढांचे को ही नष्ट ना कर दे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर किसी को विचार करना चाहिए। मिलेंगे अगले गहरे विश्लेषण में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.